हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 10th के चैप्टर आवर एनवायरनमेंट का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वेस्ट मटेरियल्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ बैड इंपैक्ट्स ऑफ गार्बेज, जो हमारे इकोसिस्टम पर या हमारी हेल्थ पर उनका बुरा प्रभाव जो है वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ किस तरह से इन वेस्ट मटेरियल्स को मैनेज किया जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं यहां पर सबसे पहले लिख देता हूं गार्बेज। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है आज के वीडियो का वो है कि ये जो गार्बेज है ये है क्या। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देखते हैं रोजाना हमारे घर से, हमारे आसपास के जो घर हैं उनमें से बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो किसी काम का नहीं है, यूजलेस है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, जिसे हम हिंदी में कूड़ा कचरा बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा वो मटेरियल जो किसी काम का ना हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं गार्बेज। ठीक है, क्या बोलेंगे? गार्बेज। तो हम बोल सकते हैं यहां पर हाउस होल्ड वेस्ट generated in our day-to-day life, which is of no use to us। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? गार्बेज या वेस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? गार्बेज क्या है? गार्बेज जो है वो हाउस होल्ड वेस्ट है जो डे बाय डे हमारे घरों में डेवलप होता है, हमारे लिए किसी काम का नहीं, और हम उसे घर से बाहर फेंकते हैं। वो क्या है? वो गार्बेज है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं, जैसे वेजिटेबल पील्स हैं, सब्जी वगैरह छीलते हैं तो उनका जो छिलका है वो, ठीक है, या फिर पेपर है, काफी सारा जो रद्दी पेपर है वो हमारे घरों से निकलता है। मेटल कैन्स हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने घर पर टेरेस गार्डन या गार्डनिंग पॉट्स लगा रखे हैं तो उन पौधों से झड़ने वाली जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, ठीक है, लेदर है, ग्लास आइटम्स हैं या ग्लास की जैसे बोटल्स हैं, ठीक है, ये सब जो मटेरियल है ये क्या है? गार्बेज बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है? गार्बेज है। वेजिटेबल पील्स जो हमारे किसी काम का नहीं है, जिसको हमने फेंक दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट वेस्ट मटेरियल मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूं यहां पर, पॉली बैग्स हैं जैसे। ठीक है, मार्केट से लेकर के आए सब्जी, ठीक है, और पॉली बैग्स में डलवा करके लाए सब्जी, तो आपने रख ली फ्रिज के अंदर, और जो पॉली बैग बना उसको ऐसे कचरा मान करके बाहर फेंक दिया। तो ये सारा मटेरियल जो हमारे घरों से निकलता है, और ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? गार्बेज। एक और मटेरियल जो हमारे घरों से निकलता है वो है सीवेज वाटर। ठीक है, तो ये सब जो मटेरियल है क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम गार्बेज। ठीक है, अब दोस्तों गार्बेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। हमारे घरों से निकलने वाला कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारे किसी काम का नहीं है उसको हम गार्बेज बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर हमने वेजिटेबल पील्स की बात की, पेपर है, मेटल कैन्स हैं या लीव्स हैं, लेदर के कोई आइटम्स हैं, या ग्लास बॉटल्स वगैरह हैं, या टूटा फूटा ग्लास है अगर, ठीक है, कांच वगैरह, पॉली बैग्स, पॉलीथीन के बैग्स हैं, या सीवेज वाटर जो हमारे घरों से जो फीकल मैटर है, ठीक है, वो सब निकलता है, जो कचरा निकलता है वो क्या है? गार्बेज है। ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े। अब आप अगर टाइप्स ऑफ गार्बेज या टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल की बात करेंगे तो इन्हीं ये जो एग्जांपल्स हैं, इन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स जो हैं ऐसे हैं जो नेचुरल हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं बड़ी इजीली, जैसे वेजिटेबल पील्स हैं या लीव्स हैं, ठीक है, या पेपर है, ठीक है, या सीवेज वाटर को भी डिकम्पोज किया जा सकता है। बहुत सा मटेरियल ऐसा है जो क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ क्या है? मेटल कैन्स हैं या पॉली बैग्स हैं, ग्लास है, ये ऐसा मटेरियल है, प्लास्टिक हो गया, ऐसा मटेरियल है जिसको बायोलॉजिकली डिकम्पोज करना पॉसिबल नहीं है। तो दो तरह के मटेरियल यहां पर हमें देखने को मिले। एक ऐसा मटेरियल जो बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो जाता है,
गल सड़ जाता है, खत्म हो जाता है अपने आप, और दूसरे ऐसे मटेरियल जो बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं होते, गलते सड़ते नहीं है। ठीक है, तो ये जो दो तरह के मटेरियल, ये जो दो तरह के वेस्ट मटेरियल हैं, इन्हीं को आगे हम कैटेगराइज कर देते हैं। इन्हीं सभी जो गार्बेज के जो एग्जांपल हमने पढ़े, इन्हीं में से हमने छांटे हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो जब आप टाइप ऑफ वेस्ट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेस्ट की बात करेंगे, तो दो तरह के जो वेस्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एक वो विच डिकम्पोज बायोलॉजिकली, ठीक है, जो बायोलॉजिकली या बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाते हैं, एक वो, और दूसरे वो विच डू नॉट डिकम्पोज by any biological process। ठीक है, ठीक है। एक कैटेगरी हमने क्या बोली, ऐसा मटेरियल जैसे वेजिटेबल पील थे या प्लांट की लीव्स थी या पेपर था, वो ऐसा मटेरियल है जो डिकम्पोज हो जाता है, बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं। और बाकी का जो मटेरियल था, जैसे मेटल कैन्स थे या प्लास्टिक था, पॉलीथीन बैग्स थे, ठीक है, इस तरह के मटेरियल जो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होते हैं, किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो दो तरह की कैटेगरीज हैं वेस्ट मटेरियल की। पहला क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है सारा, जैसे वेजिटेबल पील्स हैं, ठीक है, या लीव्स हैं, या सीवेज है, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाता है, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहां लिख देते हैं पॉली बैग्स हैं जो पॉलीथीन के बने हों। इसके अलावा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है मेटल कैन्स, ठीक है, प्लास्टिक है, ठीक है, ये ऐसा मटेरियल है जो डिकम्पोज नहीं होगा। अब यहां पर हमने टाइप ऑफ वेस्ट पढ़े, दो तरह के वेस्ट मटेरियल्स की हमने बात की, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो यहां पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि जी ये अगर मटेरियल नेचुरली डिकम्पोज हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है, जो नेचुरली डिकम्पोज हो रहा है, तो फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है ये नेचुरली डिकम्पोज क्यों नहीं हो सकता, बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज क्यों नहीं हो सकता? तो उसके पीछे एक रीजन है। जैसे हम लोगों ने क्या बात की, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, या अगर आप डाइजेशन के प्रोसेस को याद करें, आपने लास्ट टर्म में लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन के टॉपिक में डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, और वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि डाइजेशन में जो फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हमारे फूड में मेन कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज एंजाइम चाहिए होता है। हमारे फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम चाहिए होता है, या हमारे फूड में प्रेजेंट लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। यानी कि क्या है, किसी भी तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस occurs with the help of particularly a term is there, enzymes। ठीक है, किसकी हेल्प से होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, चाहे वो डाइजेशन की हो, चाहे रेस्पिरेशन की हो, या अगर आप बात करें डिकम्पोजिशन की, ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शो करते हैं, अगर आप उसकी भी बात करेंगे, तो ऑल दीज आर एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मस्ट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के होने के लिए एंजाइम्स का प्रेजेंट होना जरूरी है।
ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनको डिकम्पोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इनको डिकम्पोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया या फंजाई। और इनके पास क्या प्रेजेंट है? इनके पास प्रेजेंट है क्या? एंजाइम्स टू डिग्रेड दीज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, वो डिकम्पोज करेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। लेकिन ये जो बैक्टीरिया या फंजाई हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स lack enzymes for decomposition of non biodegradable waste। ठीक है भाई, जो डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया या फंजाई हैं, वो बेचारे हैं इस मामले में। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तो वो डिकम्पोज कर देंगे क्योंकि उस मामले में वो राजा है, वही उनके पास एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम की हेल्प से वो उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो उसको डाइजेस्ट कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, प्रोटीन है तो उसको डिकम्पोज कर देगा, लिपिड है तो उसको डिकम्पोज कर देगा। लेकिन जब बात आ जाती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इनके अंदर प्रोटीन या लिपिड्स नहीं है, इनके अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ अलग तरह की है, केमिकल्स कुछ अलग तरह के हैं। और इस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में प्रेजेंट केमिकल्स की डिकम्पोजिशन के लिए ये जो बैक्टीरिया या फंजाई हैं, इनके पास एंजाइम्स ही नहीं होते। इस मामले में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने के मामले ये बेचारे कंगाल हैं, इनके पास कुछ नहीं है, एंजाइम ही नहीं है, तो डिकम्पोज कहां से करेगा? ठीक है, इसलिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से, हमने डिफाइन जब किया इसको डिफाइन, तब उसमें भी हमने मेंशन किया कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो डिकम्पोज क्यों नहीं होता बायोलॉजिकली? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा बिकॉज डिकम्पोजर्स जो बैक्टीरिया एंड फंजाई है, दे लैक एंजाइम्स, इनके पास एंजाइम्स ही नहीं है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो कभी डिकम्पोज होगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं भाई, बायोडिग्रेडेबल तो डिकम्पोज हो रहा है बायोलॉजिकली, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो बायोलॉजिकली डिकम्पोज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अंडरगो फिजिकल ब्रेकडाउन या फिजिकल डिकम्पोजिशन, लिख दीजिए यहां पर क्या? फिजिकल डिकम्पोजिशन। बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती, लेकिन फिजिकल डिकम्पोजिशन होती है ड्यू टू एक्शन ऑफ हीट है या प्रेशर है या वाटर है। हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से, वाटर की वजह से, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन शो करता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो भी डिकम्पोज होते हैं बट नॉट बायोलॉजिकली। ठीक है, वो सिर्फ फिजिकली डिकम्पोज हो सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ हीट आइदर और प्रेशर और वाटर। ठीक है, इस तरह का जो फैक्टर्स हैं वो इनकी डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन पता है क्या कि ये जो फिजिकल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है इट इज हाईली स्लो। ये क्या? बहुत धीमे, बहुत मरी हुई सी स्पीड से होता। ठीक है, बहुत ही स्लो होती है ये। इसलिए ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, चूंकि ये डिकम्पोज फिजिकली हो रहा है लेकिन फिजिकल डिकम्पोजिशन क्या है? बहुत ही स्लो होती है। इसलिए क्या है? ये गेट एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। ये टाइम के साथ साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब आप देखिए, कई जगह पर हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक जो है उसको गलने में, सड़ने में, उसको खत्म होने में 400, 500, 700 साल लग जाते हैं।
ठीक है। तो इतने टाइम तक अगर वो डिकम्पोज नहीं होगा और प्लास्टिक आप कंटिन्यूअसली इन्वायरमेंट में जो है वो थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो कचरे के रूप में, ठीक है, तो वो क्या होगा, इकट्ठा होता जाएगा। इकट्ठा होता जाएगा तो क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है। कोई भी वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो इकट्ठा होगा, चाहे आप बायोडिग्रेडेबल की ही बात क्यों ना कर लें, अगर आपने ये जो वेजिटेबल पील्स वगैरह हैं ऐसे पहाड़ सा बना दिया, घरों से बाहर फेंकते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, अगर वो इकट्ठा होता रहेगा, वहां पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी अगर वहां पर इकट्ठा होगा, तो उनकी डिकम्पोजिशन के लिए क्या आएंगे, बैक्टीरिया फंजाई वहां ग्रो करेंगे, उसके ऊपर ग्रो करेंगे, और हो सकता है वहां पैथोजेंस भी ग्रो करना स्टार्ट कर दे कहीं, और वही सारा मटेरियल फिर क्या करेगा, वहां की सॉइल को पोल्यूट करेगा, वहां पर बदबू फैला देगा, कई मच्छर मक्खियां जो है वो भिनभिनाएंगे वहां पर, वो जो मच्छर मक्खियां हैं वही वहां से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उठा करके आपके अच्छे स्वच्छ खाने के ऊपर बैठेंगे तो उसको कंटेमिनेट कर देंगे। ठीक है। तो उसके भी बहुत सारे नुकसान हैं। अगर वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता रहा तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो स्लो है, फिजिकल डिकम्पोजिशन की तो बहुत ही स्लो है। ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल भी ऐसा ही नहीं है कि आपने इन्वायरमेंट में रिलीज किया और घंटे भर में खत्म, भाई उसको भी क्या लगता है, टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। ठीक है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है विल टेक टाइम। और अगर आपके वेस्ट प्रोडक्शन का जो रेट है वो डिकम्पोजिशन के रेट से कई गुना ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो सारा मटेरियल वहां पर इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट, बड़े बड़े हीप्स, पहाड़ बन जाएंगे कचरे के। ठीक है। और फिर क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी, पोल्यूशन होगा, कंटामिनेशन होगी। ठीक है। फूड मटेरियल की या सॉइल की कंटामिनेशन, एयर पोल्यूशन होगा जब आप उस कचरे को जलाएंगे तो। ठीक है। ये सारे बैड इंपैक्ट्स हैं किसके, वेस्ट के इकट्ठे होने के। ठीक है। तो अब हम अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वेस्ट मटेरियल के बैड इंपैक्ट्स हमारी हेल्थ के ऊपर, वेस्ट मटेरियल के क्या बैड इंपैक्ट्स रहते हैं या हमारे सराउंडिंग्स में किस तरह के बुरे प्रभाव वेस्ट मटेरियल दिखाते हैं, वो देखिए। बैड इफेक्ट्स ऑफ गार्बेज। भाई हमारे द्वारा जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किया जा रहा है, अगर उसको हम समय रहते नहीं काबू में लाएंगे तो उसके बुरे प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये किसी जगह पर फेंका जाएगा, तो जिस जगह पर फेंका जाएगा वहां लैंड पोल्यूशन, क्योंकि आपने फेंक दिया मटेरियल, वो कचरा इधर उधर घूमेगा, इधर उधर हवा के साथ, कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। ठीक है। हिचकोले खाएगा हवा में इधर उधर। पॉलीथीन है जिसे फेंक देते हैं आप, वो थोड़ी सी भी आंधी चलती है तो दुनिया भर के पॉलीथीन जो आपकी गलियों में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। तो लैंड पोल्यूशन है। इट आल्सो डिक्रीज सीनिक ब्यूटी। यह किसी पार्टिकुलर एरिया की सीनिक ब्यूटी को भी रिड्यूस कर देता है। पहाड़ों पर या इधर उधर घूमने जाते हैं आप किसी अच्छी जगह पर, किसी पहाड़ पर, या तो वहां क्या देखते हैं, वहां देखते हैं कि इधर उधर जो टूरिस्ट लोग हैं उन्होंने खाए चिप्स, खोला चिप्स, ऐसे खाए चिप्स और रैपर फेंक दिया वहीं, और वही रैपर जो है वो दुनिया भर के इकट्ठे हुए जा रहे हैं। ठीक है। अब आप घूमने तो गए हो ताकि प्रकृति के सुंदर नजारे देख सको, ठीक है, और सुंदर नजारों का आनंद ले सको, और जाकर के देखते हो तो वहां पर क्या है, ये लो, वहां पर जाकर गाड़ी से उतरो और इतनी देर में हवा का एक झोंका आया और ऐसे साथ में चिप्स का जो खाली पैकेट था वो आकर के आपके मुंह पर लगेगा तो कैसा लगेगा, अरे मूड खराब हो जाएगा। बिल्कुल सीनिक ब्यूटी देखने के लिए आए थे, ठीक है, और क्या हो गया, दिमाग खराब करके रख दिया उसने। ठीक है। तो क्या है, इस तरह की जो चीजें, अगर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा तो सीनिक ब्यूटी जो होगी उस एरिया की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। लैंड पोल्यूशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ फिर लैंड के एरिया में क्या है, सॉइल डैमेज, उस सॉइल को डैमेज करेगा। ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है वो सॉइल की प्रॉपर्टीज को डैमेज करेगा। हो सकता है उसमें किसी तरह का कोई एसिडिक मटेरियल हो या अल्कलाइन मटेरियल हो, सॉइल की पीएच को चेंज कर देगा, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसको अफेक्ट करेगा, एंड अल्टीमेटली सॉइल डैमेज अपीयर होगा तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज। क्लियर हो रही बात। इसके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल जैसे प्लास्टिक वगैरह हैं,
ठीक है, या पोली बैग्स वगैरह हैं, ये जो हमारे सीवरेज पाइप्स हैं या इनके अंदर ब्लॉकेज शो कर देती हैं, क्लॉगिंग हो जाती है। ठीक है, तो क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स को क्लॉग कर देंगे, क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स जो है वो ये शो करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो जाएगा, जो सीवरेज सिस्टम है उसमें क्या है, ओवरफ्लो हो जाएगा, प्रॉपर चैनलाइज जो वाटर की मूवमेंट हो रही थी वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लॉगिंग हो गई है, ब्लॉक कर दिया पाथ को, पाथ प्लास्टिक ने या पॉलीबैग्स ने, तो क्या होगा उससे ओवरफ्लो, वो जो पानी जो गटर के अंदर चलना चाहिए था वो अब सड़क पर निकलेगा और सड़क को जो है वो नहर बना देगा। ठीक है, इसके अलावा जो गार्बेज वहां इकट्ठा हो रखा है, अगर जैसे रेनी सीजन है, अब रेनी सीजन के अंदर जो पानी उसके कांटेक्ट में आ रहा है वो पोल्यूट होगा, कंटामिनेट होगा, और वही कंटामिनेटेड वाटर नियर बाय वाटर बॉडी में पहुंचेगा, तो वहां पर क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन, क्या शो करेगा, वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, जैसे हमने पीछे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में बात की थी, डीडीटी जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है। कुछ इस तरह के केमिकल्स जो हैं, डीडीटी है या बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ठीक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और अगर ये भी कहीं यूज में लाए जा रहे हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड के तौर पर, पेस्टिसाइड के तौर पर डीडीटी का या बीएचसी का जो इस्तेमाल है, वो अल्टीमेटली क्या क्रिएट करेगा, वो वाटर पोल्यूशन को क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे डीडीटी या बीएचसी हो गया। बाकी का मटेरियल जो है वो तो करेगा ही करेगा। अगर आप पॉलीथीन है या प्लास्टिक है या पेपर है, कोई भी कचरा आप अगर डालेंगे, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल ही क्यों ना हो पानी के अंदर, तो पानी की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होगी। मान लेते हैं हम सीवेज, जैसे हमारे घरों से जो सीवेज वाटर निकलता है, गंदा पानी जो निकलता है, कंटेनिंग ह्यूमन फीकल मैटर, ह्यूमन फीसिस उसमें प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उस पानी को बिना ट्रीट किए सीधा रिवर में या नियर बाय प्रेजेंट वाटर बॉडी में डालेंगे, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, वो उस वाटर बॉडी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो लेवल होगा उसको डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और जितना ज्यादा डिक्रीज करेगा उतना ज्यादा वो वाटर क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। जब आप सीवेज डालते हो तो जो वाटर है उसका डीओ बोलते हैं किसको, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है इसका लेवल वाटर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब ये ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो भी नहीं ग्रो कर पाएंगे प्रॉपर्ली, जो उसको डिकम्पोज करते हैं वो भी नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब इस कंडीशन में जब डीओ यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, तो हम क्या मानेंगे, वाटर पोल्यूशन जो है वो काफी हाई, जितना कम होगा डीओ उतना पोल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जैसे एयर पोल्यूशन है, क्या है, एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन का कंसेप्ट कहां पर अप्लाई होता है, देखिए गार्बेज इकट्ठा है, ठीक है, और कई दिनों से इकट्ठा है, तो वहां पर क्या है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस या डिग्रेडेशन या पुट्रीफेक्शन का जो प्रोसेस है, पुट्रीफेक्शन होता है प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन, जिसमें से बहुत बुरी दुर्गंध, सड़ांध जिसको हम बोलते हैं, वो निकलती है। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली क्या है, गैसेज हैं जो इधर उधर फैलेंगी और हमारा जो एयर है उसको पोल्यूट करेगी। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन, और साथ ही साथ जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया है, पॉलीबैग्स हो गए, ये हीट के कांटेक्ट में जब रेगुलरली आते हैं तो इनके अंदर से कुछ केमिकल्स जो है वो गैसेस की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये गैसेस अल्टीमेटली कहां जा रही है, ये गैसेस अल्टीमेटली हमारी एयर के अंदर आ रही हैं, यानी कि क्या क्रिएट कर रही हैं, एयर पोल्यूशन काज कर रही है। ठीक है, तो ये, और इसके अलावा जैसे वाटर पोल्यूशन का केस है, तो दे में कंटामिनेट फूड चेन्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर डीडीटी या बीएचसी या कैडमियम या मरकरी जैसे कंपोनेंट हैं, अगर वो वाटर के अंदर आएंगे तो वाटर बॉडी के अंदर जो फूड चेन चल रही है उसके अंदर एंटर करेंगे। हमने पीछे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में पढ़ी ये चीज कि डीडीटी जो है वो फूड चेन में एंटर कर जाती है और हर ट्रॉपिक लेवल पर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती रहती है, और इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इम्पैक्ट्स पड़ेंगे इस पर, ट्रॉपिक लेवल्स पर प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स पर। तो ये सारे जो हैं, अब चूंकि ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कंटामिनेशन ऑफ फूड चेन, जो गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, जो मटेरियल, गंदा मटेरियल, जो कचरा है वो इकट्ठा अगर होगा तो कंटामिनेट करेगा किसको, फूड चेन को भी। तो बैड इफेक्ट्स क्या है गार्बेज के, लैंड पोल्यूशन और डिक्रीज सीनिक ब्यूटी। दूसरा, सॉइल डैमेज करेगा, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करेगा, क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, इसकी
जो गार्बेज है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर पॉल्यूशन के लिए गार्बेज रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और कुछ इस तरह के केमिकल जो हम खेती बाड़ी के दौरान यूज करते हैं जैसे डीडीटी है या बीएचसी है, ठीक है, ये अगर रिलीज होंगे तो वाटर पॉल्यूशन करेंगे। एयर पॉल्यूशन होगा इससे, और इवन अगर आप वेस्ट मटेरियल को, होता है ना कईयों की आदत होती है अपने घर के सामने से झाड़ू निकाली, जो भी कचरा कुचरा इकट्ठा है उसको किया और जी माचिस से आग लगा दी उसमें। अब अगर वो जलेगा भी, अगर जल भी रहा है तो अल्टीमेटली क्या है, उसमें से गैसेस निकलेंगे हार्मफुल, ठीक है, स्मोक जनरेट होगा, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होगा, तो वो सब क्या करेगा, एयर को पोल्यूट करेगा। इसलिए कचरे को जलाइए नहीं, ठीक है, कचरे को जलाना नहीं है, वो डिकम्पोज किया जा सकता है या उसको दूसरे मेथड से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। जलाना जो है उसका कोई उपचार नहीं है। फिर लास्ट में हमने बात की कंटामिनेट फूड चेन। ये अगर वाटर के अंदर एंटर करते हैं या सॉइल के अंदर एंटर करते हैं तो दे में एंटर इन आवर फूड चेन्स, द फूड चेन्स व्हिच आर ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में ऑपरेट होने वाली फूड चेन्स के वो अंदर एंटर कर सकते हैं, और अगर वो एंटर करेंगे तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो अपीयर होगी एंड दे में इट में हार्म द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एट हायर ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। तो ये थे बैड इंपैक्ट्स किसके, गार्बेज के। अब इसके बाद में हम मैनेज कैसे करेंगे गार्बेज को, फिर ठीक है ये तो हमने पढ़ लिए भाई हमारे ऊपर इनका प्रभाव क्या क्या, या हमारे इकोसिस्टम पर, हमारे इन्वायरमेंट पर गार्बेज के इकट्ठा होने का जो प्रभाव है वो क्या होगा, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे भी जो इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा होने से रोकें कैसे, ठीक है। जो गार्बेज है वो जनरेट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि गार्बेज जनरेट ना हो। जहां पर ह्यूमंस होंगे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी बॉडी से वेस्ट एलिमिनेट होता है तो वो गार्बेज ही, जहां पर वो रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, कचरा फैलेगा ही फैलेगा, रोका नहीं जा सकता लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम जो है वो पढ़ेंगे कि ऐसे मेथड जिससे हम गार्बेज की जो समस्या है हमारे सामने उसको कंट्रोल कर सकें, गार्बेज जो प्रोड्यूस हो रहा है या जो एक्यूमुलेट हो रहा है उस समस्या का समाधान जिन पॉइंट्स से कर सकते हैं हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है बहुत ही फेमस है और आप पहले भी बात कर चुके हैं, 3 Rs। 3 Rs का मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल, ऐसा कोई मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है या बैड इंपैक्ट जो है वो जनरली, जैसे पॉलीथीन्स है, ठीक है, पॉलीथीन बैग जो है हम जनरली लेकर के आते हैं सामान और रखा सामान घर में और पॉलीथीन गया घर से बाहर, वो अल्टीमेटली कहाँ है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। तो हम ये चीज ध्यान दें कि हम पॉलीथीन का जो यूज है उसको रिड्यूस कर दें, कम यूज करना स्टार्ट कर दें या बिल्कुल भी यूज ना ही करें। पॉली बैग्स की बजाय कपड़े से बने हुए थैले जो हैं उनका इस्तेमाल, या जूट से बने हुए जो थैले हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ऐसे मटेरियल या ऐसे मेथड जिनसे वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है हम उनको यूज ही ना करें या उनके यूज को रिड्यूस कर दें। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, जैसे प्लास्टिक के ऊपर है या पॉली बैग्स के ऊपर है, पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन की समस्या को का समाधान करने का एक सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम पॉली बैग्स को यूज ही ना करें, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई स्टेट्स के अंदर बिल्कुल बैन ही कर रखा है, हमारे यहाँ पर भी बैन है, ठीक है। लेकिन हम क्या, अब हम लोग जो है वो आलसी हो गए हैं। दूसरा अब लाइफस्टाइल है, ठीक है, स्टैंडर्ड का सवाल है। एक तो आप जाओ मार्केट में और पॉली बैग उठा करके ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आप मार्केट में जाओ झोला लेकर के, ऐसे झोला टांग करके जाओ और फिर उसी में सामान डलवा करके वापस लेकर के आओ, तो वो कपड़े का बना हुआ झोला जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड का सा लगता है। तो हम जो है इस चीज के लिए हिचकते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में इन्वायरमेंट को जरूरत क्या है, पॉली बैग्स की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट को जरूरत है कि हम पॉली बैग्स की बजाय किसका इस्तेमाल करें, कपड़े से बने हुए या जूट से बने हुए थैलों का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। दूसरा रीयूज करना, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल हम फेंक देते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे प्लास्टिक बॉटल्स है, पेट बॉटल्स आती हैं, ठीक है,
ठंडा वगैरह पीते हैं ना, पेप्सी कोका कोला वगैरह जो है आती हैं, ये प्लास्टिक बोतल्स में आते हैं, पेट बोतल्स बोल देते हैं हम। तो ये जो पेट बोतल्स हैं, हमने जनरली क्या किया, ठंडा पिया, ठंडा की जो था वो खत्म हो गया, हमने बोतल उठाई, ढक्कन लगाया और फेंक दिया बाहर ऐसे मरोड़ करके, ठीक है। नहीं, उस पेट बोतल का हम रीयूज कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं हमारे पास, हम उन पेट बोतल्स का इस्तेमाल पानी फ्रिज वगैरह में रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए जो है, या कोई चीज उसमें फिल करने के लिए, या इवन उनको कट करके छोटे छोटे पॉट्स बना करके उनमें प्लांट लगाने के लिए भी कर सकते हैं। आज के टाइम में प्लास्टिक पॉट्स की अच्छी खासी डिमांड है, ठीक है। तो बजाय कि हम नए प्लास्टिक पॉट्स को खरीद करके लाएं, हम उन्हीं बोतल्स को यूज कर सकते हैं छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए, ठीक है। तो हम रीयूज करें उस मटेरियल को, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, रिसाइकिल। बजाय कि ऐसे मटेरियल को बाहर फेंकने के, कचरे में डालने के, उस मटेरियल को रिसाइकलिंग वाले को दे दें, ठीक है। कबाड़ी वाला जो है वो आता है, या हम जा सकते हैं उनके पास इस तरह का मटेरियल, जैसे कौन सा मटेरियल, जैसे मेटल कैंस हो गए, मेटल कैंस को रिसाइकिल किया जा सकता है, ग्लास बोटल्स को रिसाइकिल किया जा सकता है, पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है। और पेपर को अगर हम रिसाइकिल करते हैं तो पता नहीं कितने पेड़ों को कटने से हम बचाएंगे, ठीक है। तो पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है, पॉलीथीन को रिसाइकिल किया जा सकता है, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है। ऐसे सारा मटेरियल जो हम कचरे के तौर पर कभी ना सुलझने वाली समस्या के बना देते हैं ना, एक प्लास्टिक पॉली बैग है, ये ऐसी समस्याएं हो गई हैं जो हमसे तो सॉल्व होने वाली नहीं है जब तक कि हम अपना एटीट्यूड ना बदलें, ना चेंज करें, ठीक है। तो ऐसा जो मटेरियल है, इसको फेंकने की बजाय क्या है, रिसाइकलिंग के लिए दिया जा सकता है वो मटेरियल, ठीक है। पेपर को रिसाइकलिंग के लिए दिया जा सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला मेथड क्या है कि अगर आप वेस्ट को मैनेज करना चाहते हैं तो 3 R's को फॉलो करें। ऐसे मेथड्स का, ऐसे मटेरियल का यूज रिड्यूस कर दिया जाए जिससे वेस्ट जनरेट होता है या जो वेस्ट में चेंज होती है, ठीक है। फिर ऐसा मटेरियल जिसको रीयूज किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक बोतल्स हैं या प्लास्टिक के डिब्बे हैं, उनको रीयूज किया जा सकता है, उनको रीयूज किया जाए ताकि वेस्ट जनरेट जो हो रहा हो वो कम हो, या रिसाइकलिंग में डाल दिया जाए। ऐसा मटेरियल जो है उसको रिसाइकिल करवाया जाए। वैसे हम रीयूज को रिसाइकिल से बेटर मानते हैं, क्योंकि रीयूज में क्या, रिसाइकिल के अंदर क्या होता है, रिसाइकिल के अंदर है आपसे वो कचरा इकट्ठा किया, फिर वो फैक्ट्रियों में ले जाया गया, फिर उसको जो है मॉडिफाई किया जाएगा, उसकी स्टेट को चेंज किया जाएगा, हो सकता है उसको पिघलाया जाए, उसमें जो गंदगी है उसको साफ किया जाए, और इट विल कंज्यूम एनर्जी। वो जो भी प्रोसेसिंग होगी उस कचरे के साथ, उसमें फ्री में तो होगा नहीं वो, ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम होगी उसमें, इसलिए जो रिसाइकिल है इट कंज्यूम एनर्जी, जबकि रीयूज में ऐसी कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं होती है। आपने बस थोड़ा सा साफ किया उसको और उसको रीयूज कर लिया, जबकि रिसाइकिल में क्या है, एनर्जी कंजप्शन हो रही है, इसलिए हम रीयूज को बेटर मानते हैं किससे, रिसाइकिल से, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की जब आप बात करेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट biodegradable waste can be used for कंपोस्टिंग के लिए बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उनको यूज किया जा सकता है। आपके घरों में से ऐसा जो कचरा जिसको आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मानते हैं, उससे आप आपके घर में जो पौधे आपने गमलों में लगा रखे हैं, या आपके पास छोटा मोटा कोई गार्डन है, उसमें यूज करने के लिए खाद बनाए जा सकते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है, मैन्योर फॉर्मेशन, ठीक है, खाद बनाना, ठीक है। तो ऐसा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हम घरों में जनरेट करते हैं, उससे हम क्या करवा सकते हैं, कंपोस्टिंग करवा सकते हैं। मैंने खुद घर पर काफी सारे पौधे लगा रखे हैं, तकरीबन 200 के आसपास मेरे पास प्लांट्स हैं पॉट्स के अंदर, और मैं खुद घर में जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेजिटेबल पील्स हैं या चाय पत्ती, चाय उबालने के बाद में जो चाय पत्ती बच जाती है वो है, उससे मैं खुद कंपोस्टिंग के थ्रू मैन्योर प्रिपेयर करता हूं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। लेकिन इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, आप सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज कर सकते हैं, और इस तरह के प्रोसेस को करवाने के लिए आपको वेस्ट मटेरियल को सेपरेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कई जगह देखा होगा ना, बड़ी सिटीज में जाते हैं तो वहां पर 2 अलग अलग कलर के डस्टबिन लगे होते हैं, एक ग्रीन कलर का और एक
ब्लू कलर का। ग्रीन कलर वाला जो डस्टबिन है दैट इज फॉर डंपिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। फिर उसके अंदर जो ग्रीन कलर वाला डस्टबिन होगा उसमें हम कौन सा वेस्ट मटेरियल डालते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल हो, जबकि नीले वाला जो है उसमें प्लास्टिक है, ग्लास है, इस तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हम डालते हैं ब्लू वाले में, ठीक है। तो कंपोस्टिंग करने के लिए हमें क्या है, सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा, बायोडिग्रेडेबल को अलग जिससे कि आप कंपोस्टिंग में यूज कर सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग जिसका बाद में हम प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है उसमें से काफी कुछ मटेरियल रिसाइकलिंग के लिए चला जाए, ठीक है। तो कंपोस्टिंग दूसरा मेथड। तीसरा मेथड देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ही सीवेज की हमने बात की थी। सीवेज वाटर जो है, सीवेज वाटर is treated before dumping into water bodies, ठीक है। वाटर बॉडीज में उस सीवेज वाटर को डंप किया जाए, डिस्पोज ऑफ किया जाए, उससे पहले क्या है, उस सीवेज वाटर को डिकम्पोज करवाया जाता है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा ट्रीटेड, ट्रीटमेंट दी जाती है। एक्चुअली क्या है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बड़ी सिटीज हैं या जो बड़े टाउन्स होते हैं उनके अंदर एक पार्टिकुलर एरिया जो है वो प्रेजेंट होता है जहां पर पूरे टाउन से या पूरी सिटी का जो वेस्ट या सीवेज वाटर है वो इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद उस सीवेज वाटर में जो इम्प्योरिटीज हैं या जो पोल्यूटेड मटेरियल है उसको सेपरेट आउट किया जाएगा, और उसमें से जो वाटर है उसको फिर सेपरेट करके हम डालते हैं किसमें, वाटर बॉडीज के अंदर या रिवर के अंदर, वेस्ट मटेरियल को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो सीवेज वाटर है इसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, और कई तरह के केमिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो अगर हम सीधे वाटर बॉडीज में डालेंगे या रिवर्स के अंदर डालेंगे तो इट में पोल्यूट वाटर, ठीक है, ये वाटर पोल्यूशन शो कर सकता है। तो वाटर पोल्यूशन कम हो या वाटर पोल्यूशन ना हो, इसके लिए क्या है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और कहां किया जाता है, इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एसटीपीज बोल देते हैं हम इनको, क्या बोल देते हैं, एसटीपीज, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान, उसमें वास्तव में भारत सरकार जो था वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की ही फॉर्मेशन के ऊपर जोर दे रखा था भी हाँ गंगा है या यमुना है ये गंदी ना हो, ठीक है। वो बात अलग है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, वो एक अलग बात है, लेकिन गंदगी डालने की वजह से भी इंडस्ट्रीज हैं या हाउस होल्ड वेस्ट है, अगर हम वो डंप करेंगे उस नदी में जिसको हम अपनी माँ बोलते हैं, ठीक है, फिर उससे बुरा क्या होगा हमारे लिए, ठीक है। तो गंगा के अंदर जो पोल्यूशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था, तो लेट 1990s में जो था क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गंगा एक्शन प्लान जो था वो स्टार्ट किया, जिसके तहत कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बनाए जाएं, ताकि ये जो सीवेज वाटर जनरेट होता है ये बिफोर डंपिंग इनटू गंगा उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए, पोल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाए, ठीक है। इसके बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज उसके अंदर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि लैंड फिलिंग है, क्या है, लैंड फिलिंग। अब लैंड फिलिंग क्या होता है, देखिए लैंड फिलिंग में जनरली हम यूज करते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मैटर का लैंड फिलिंग में यूज नहीं किया जाता। किसका यूज किया जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का, जैसे मेटल है या जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसको रिसाइकल कर लिया, और जो बाकी का बच गया उसको लैंड फिलिंग में डाला जा सकता है। लैंड फिलिंग क्या होता है, देखिए हमारे आसपास का जो लैंड एरिया है वो अनइवन होता है, हो सकता है किसी जगह पर काफी ऊंचाई हो और किसी जगह पर काफी निचाई हो, ठीक है, काफी डेप्थ पर हो वो एरिया, ठीक है, तो एक वैली टाइप स्ट्रक्चर बना हो, तो हम क्या करते हैं कि जो ग्राउंड का लेवल है उसको प्लेन सेम लेवल पर लाने के लिए जो लो लाइंग एरियाज हैं उसमें हम उस कचरे को डंप कर सकते हैं और उसको प्रेस कर सकते हैं, बाय डंपिंग एंड प्रेसिंग दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल इन लो लाइंग एरियाज, दिस इज व्हाट वी कॉल land filling, dumping and pressing of wastes into low lying area
area to maintain same ground level सेम ग्राउंड लेवल मेंटेन करके रखने के लिए लो लाइंग एरियाज में वेस्ट मटेरियल की डंपिंग और प्रेसिंग को हम बोलते हैं लैंड फिलिंग। ठीक है, तो लैंड फिलिंग जो है, लैंड फिलिंग की हेल्प से हम लो लाइंग एरियाज को सेम लेवल पर भी ला सकते हैं। एक फायदा ये हो गया, और दूसरा हमारा जो समस्या था, क्या था समस्या, हमारा जो वेस्ट मटेरियल, जो बड़े बड़े हीप्स थे, कचरों के जो पहाड़ थे, वो जो एक समस्या थी हमारी, वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ लैंड फिलिंग। ठीक है, इसके अलावा जो कचरा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको इंसिनरेट किया जा सकता है, जलाया जा सकता है, और पायरोलाइसिस से भी उसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इंसिनरेशन। ठीक है, और एक टर्म यूज की जाती है पायरोलाइसिस। ठीक है, दोनों ही क्या है, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये भी, और क्या, ये भी हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इंसिनरेशन में जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, 1900 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस, जबकि पायरोलाइसिस में जो टेम्परेचर होता है वो अबव 1500 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली 1650 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है, पायरोलाइसिस में टेम्परेचर रेंज रहती है 1500 से ऊपर, लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और इंसिनरेशन में ये होता है थोड़ा सा कम, यानी कि लगभग 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर दूसरा डिफरेंस, जो इंसिनरेशन है इन प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, यानी कि ये क्या है, एरोबिक बर्निंग है। ठीक है, बर्न कर रहे हैं हम उस मटेरियल को, उस वेस्ट मटेरियल को बर्न कर रहे हैं और एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन। ठीक है, और इंसिनरेशन के लिए जो मशीन यूज की जाती है उसको हम नाम देते हैं इंसिनरेटर। ठीक है, इंसिनरेटर। इससे क्या जनरेट होगा, ये जो भी वेस्ट मटेरियल हम इंसिनरेटर में डालेंगे और उसे प्रोवाइड करेंगे 1900 टू 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा, वो सारा मटेरियल जो है वो उसकी वॉल्यूम काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो चेंज हो गया किसमें, एशेज में, उससे राख बन गई। क्या बन गई है, राख बन गई है। और जो गैसेस होंगी, ऐसा नहीं है कि इसमें गैसेस इवॉल्व नहीं होंगी, जल रहा है मटेरियल, इतने हाई टेम्परेचर पर जल रहा है, एयर की प्रेजेंस में जल रहा है, तो गैसेस भी बनेंगी, पार्टिकुलेट मैटर भी बनेगा, लेकिन गैसेस को और पार्टिकुलेट मैटर को ट्रीट किया जाएगा, उसको डायरेक्टली एयर में रिलीज नहीं किया जाता है, फिल्टर किया जाएगा पहले उस एयर को, और फिर वो जो सारा मटेरियल है, पोल्यूटेंट्स है, उसको सेपरेट आउट कर लिया जाएगा। ऐसे इसका इस्तेमाल ईंट वगैरह, ये जो राख बनेगी, इसका आप इस्तेमाल ईंट वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर यूज की जा सकती है। दूसरा, पायरोलाइसिस की जो प्रोसेस है, इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में ये काम नहीं होगा। ठीक है, इतने हाई टेम्परेचर पर हम हीट करेंगे उस वेस्ट मटेरियल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो इट विल चेंज द फॉर्म ऑफ वेस्ट, और इससे कई तरह के यूजफुल मटेरियल जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लास्टिक से फ्यूल ऑयल बनाना। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक को इतने हाई टेम्परेचर पर अंडर प्रेशर हीट करते हैं, तो वो जो प्लास्टिक है वो सॉलिड स्टेट से एक लिक्विड फॉर्म अटेन कर लेगा, जिसे हम बोलते हैं फ्यूल ऑयल। ये जो फ्यूल ऑयल है, ये केरोसिन ऑयल की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, मिट्टी के तेल की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कई दूसरे तरह के केमिकल्स हैं या एल्कोहल्स जो हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं, हायर एल्कोहल्स जो हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं। तो ये दो प्रोसेसेस हैं, एक इंसिनरेशन और दूसरा पायरोलाइसिस।
इंसिनरेशन में क्या होगा, इंसिनरेटर का यूज होगा और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अल्टीमेटली वो सारा मटेरियल जो है वो एशेज में और गैसेज में चेंज हो जाएगा। तो एशेज और गैसेज ये इसका लास्ट मटेरियल है, जबकि पायरोलाइसिस में जो वेस्ट है उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और उससे कई तरह के यूजफुल मटेरियल जो है हमें अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक या पॉलीबैग से हम फ्यूल ऑयल को जनरेट कर सकते हैं। और इसमें वेस्ट मटेरियल को ट्रीट किया जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस से अबव इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, एक चीज और, इंसिनरेशन का इस्तेमाल आजकल कई शहरों में डेड बॉडीज को जलाने के लिए, ठीक है, इंसिनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे दिल्ली के अंदर है, डेड बॉडीज को जलाने के लिए हम इंसिनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर इतने हाई टेम्परेचर पर डेड बॉडी डाली और उसमें से सिर्फ एसिड जो है वही बाहर निकलती है, जो गैसेज है वो एमिट हो जाती हैं एयर में। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें अब हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, मेथड्स टू मैनेज वेस्ट मटेरियल में क्या क्या पढ़ लिया हमने, पढ़े 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, यानी कि पहला जो पॉइंट था वो था 3 R's का। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा कंपोस्टिंग का पॉइंट, हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की कंपोस्टिंग करवा सकते हैं ताकि वो जो हमारी समस्या है वो समाधान हो जाए उसका। तीसरा, सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट जो है वो भी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है ऑफ वेस्ट मटेरियल, क्योंकि सीवेज वाटर जो है वो भी क्या वेस्ट मटेरियल ही है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस। ठीक है, लैंड फिलिंग भी। तो ये 6 मेथड हम लोगों ने पढ़े जिससे हम जो गार्बेज जनरेट हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल टाइप का हो चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप का हो, उसको मैनेज कर सकते हैं। और अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, एक केस आपको बता रखा है, यूज ऑफ पेपर कप्स इन ट्रेन्स। ठीक है, आप लोग ट्रेवल करते होंगे और कई बार आप लोगों ने ट्रेन के थ्रू ट्रेवल किया होगा। मजा बहुत आता है भाई, इधर से गाड़ी जा रही है छुक 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 और उधर से आप देखते हैं बाहर ऐसे पेड़ पौधे भागते हुए अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेटली किया है, हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जो है ट्रेन में सफर किया होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, जब हम जाते हैं स्टेशन पर तो देखते हैं वहां पर छोटी छोटी कैंटीन या ठेले बने होते हैं। ठीक है, और वो जो ठेले वाले हैं वो चाय वहां पर जो बेचते हैं, और अगर हम चाय खरीदें उनसे तो वो किस में डाल करके देते हैं, पेपर कप में। आज के टाइम में वो हमें किस में देते हैं, पेपर कप में। लेकिन हमेशा से ये पेपर कप यूज में नहीं आता था। काफी समय पहले जो ट्रेन के अंदर चाय वगैरह वो की जाती थी, सर्व की जाती थी, वो किस में की जाती थी, वो प्लास्टिक कप्स के अंदर सर्व की जाती थी। प्लास्टिक कप्स या थर्मोकोल कप्स आते थे पहले, थर्मोकोल कप्स। ठीक है, और ये जो अब देखिए यहां पर प्लास्टिक और यहां पर थर्मोकोल, ये जो है ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। काफी समय पहले मतलब 10-15 साल पहले की बात है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये। क्योंकि क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या हो गया, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमें सब कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो डिस्पोजल हो, जिसको हम बस यूज करें और फेंक दें। ठीक है, अब वहां पर भी बार बार कप धोने की झंझट से बचने के लिए जो है दुकानदार या ठेले वाले जो है वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक कप्स में या थर्मोकोल कप्स के अंदर वो चाय जो थे यात्रियों को पिलाते, पैसेंजर्स को देते थे। और पैसेंजर्स क्या थे, चाय पी और वो ऐसे किया कप और बाहर इधर उधर कहीं पर भी फेंक दिया। तो क्या होता था कि पर डे, हर दिन वहां स्टेशन के ऊपर हजारों जो प्लास्टिक या थर्मोकोल्स के कप थे वो इकट्ठे हो जाते। तो ये क्या हो गई, ये समस्या बन गई। ठीक है, अब प्लास्टिक की या ये थर्मोकोल के जो कप्स हैं इनको डिस्पोज ऑफ करना क्या बन गई, समस्या बन गई। क्योंकि वहां पर उस कोई भीड़ भाड़ वाला अगर स्टेशन हो जहां पर कई सारी ट्रेन आती हो, तो वहां पर तो लाखों लोग आते जाते हैं और लाखों कप जो है इस तरह के इकट्ठे होंगे, तो उसको तो मैनेज करना जो है वो इम्पॉसिबल सा बात हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लास्टिक और थर्मोकोल जो कप्स थे, क्योंकि इनको मैनेज करना बस की बात नहीं थी, तो इनको क्या कर दिया, बैन कर दिया। और इसकी जगह जो कुल्हड़ थे, ठीक है, मिट्टी के बने हुए सकोरे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सकोरे, मिट्टी के बने हुए कप्स जो थे, कुल्हड़, ठीक है, इसको
यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और हमारे पुराने टाइम में मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते, आज से 150-200 साल पहले, तो मिट्टी के बर्तनों में ही सब कुछ होता। तो लोग पहले तो बहुत खुश हुए, अरे वाह, भारतीय संस्कृति जो है वो लौट के आ रही, ठीक है। फिर मिट्टी के कपों का जब इस्तेमाल हुआ, लोगों को अच्छा लगा वो चीज, और काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि प्लास्टिक और थर्मोकोल के जो कप थे, इनका यूज बिल्कुल बंद हो गया उससे, और जो वेस्ट जनरेशन की समस्या थी वो भी सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि ये किससे बने हुए हैं? ये क्ले से बने होते हैं और डिकम्पोज अगेन टू फॉर्म सॉइल, ठीक है। ये वापस से डिकम्पोज हो जाते हैं भी, ठीक है। एक बार हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दी, और जो कूलर है इसको भी एक बार चाय पी और उस कूलर को फेंक दिया। अब जो कूलर है वो वहां पर रखा, जो गिरा हुआ जहां पर फेंका आपने, वहां पर पड़ा पड़ा वो डिकम्पोज हो जाएगा, वापस उससे मिट्टी बन जाएगी, ठीक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल था, तो कोई ज्यादा हमारे को चिंता भी नहीं थी भाई वेस्ट कितना एक्यूमुलेट होगा, कैसे मैनेज करेंगे, ये भी हमारी टेंशन खत्म हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे ये कुछ साल चला, जो कूलर है इनका यूज कुछ सालों तक हुआ, 5 साल 10 साल तक इनका यूज हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर लोगों को चिंता होने लगी भी, ये जो कुल्हड़ है, ये जो कुल्हड़ है ये किससे बन रहे हैं? क्ले से, जो फर्टाइल सॉइल है उससे, ठीक है। जो कुल्हड़ है वो किससे बन रहे हैं? टॉप फर्टाइल सॉइल। अब अगर आप इतने सालों से टॉप फर्टाइल लेयर जो है सॉइल की, उसको यूज करेंगे किसमें? कुल्हड़ बनाने में, तो खेतों के अंदर जो फसलें हैं वो कहां ग्रो करेंगे मेरे भाई? ठीक है। अगर हमने टॉप फर्टाइल लेयर जो है सॉइल की उसको रिमूव कर दिया, तो फसलें कहां उगाएंगे? घर की छतों पे, ठीक है। नहीं हो सकता वैसा। तो लोग जो है वो क्या हुए? जागरूक हुए, ठीक है। लोग अवेयर हुए इस चीज के कि कुल्हड़ का जो यूज है लगातार इतने सालों से तो होता आ रहा है, वो क्या कर रहा है? सॉइल की क्वालिटी को डैमेज कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि कुल्हड़ बनाने में तो फर्टाइल लेयर जो है सॉइल की उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। और डिकम्पोजिशन तो चलो इसकी होगी, बट इट विल टेक टाइम। वापस और एक खेत की मिट्टी निकाली, उससे कुल्हड़ बना करके पता नहीं वो कुल्हड़ कहाँ गया भाई, वापस उस खेत में थोड़ी ना आएगा। उस खेत की तो फर्टिलिटी की ऐसी तैसी हो गई, वो तो गया काम से, ठीक है। तो लोग जो थे वो इसको लेकर के अवेयर हुए, और गवर्नमेंट ने फिर इनका भी यूज क्या कर दिया? बंद कर दिया, और इसकी जगह क्या स्टार्ट कर दिए? पेपर कप्स, ठीक है। आज के टाइम पर हम देखें तो ये जो पेपर है ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। हमारे लिए ये समस्या नहीं है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। थोड़े ही समय में ये जो पेपर है वो डिकम्पोज हो जाता है। हमें वेस्ट मैनेज करने की जो समस्या थी वो हमारे सामने नहीं आती। इसलिए पहले जहां प्लास्टिक कप्स यूज हुआ करते थे या थर्मोकोल कप्स यूज हुआ करते थे, जहां पर समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि लाखों की संख्या में कप्स जो थे वो रोजाना, उनको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसको बैन किया गवर्नमेंट ने। इसको बैन करने के बाद में क्या लाई? इसको बैन करने के बाद में आए कुल्हड़, ठीक है। भारतीय संस्कृति लौट करके आई स्टेशनों पर, और वहां पर जब कुछ सालों तक ये चला तो क्या हुआ? सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगी, क्योंकि टॉप लेयर जो थी सॉइल की, टॉप फर्टाइल लेयर, उसको यूटिलाइज करने हमने कुल्हड़ बनाने में। अब पेड़ पौधे कहां लगेंगे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको भी, इसका जो कुल्हड़ का यूज था इसको भी बंद कर दिया, और इसकी जगह क्या लेकर के आया? पेपर कप का कंसेप्ट लेकर के आया। और ये पेपर कप का जो कंसेप्ट था ये बहुत ही हमारे लिए यूजफुल साबित हुआ, क्योंकि ना तो प्लास्टिक और थर्मोकोल वाली कोई समस्या अब हमारे सामने, ना ही कुल्हड़ वाली टॉप जो लेयर थी सॉइल की फर्टाइल लेयर, उसके रिमूव होने की समस्या अब हमारे सामने कोई समस्या नहीं थी। पेपर कप जो है वो इजीली बायोडिग्रेडेबल है। हाँ, इसमें बारीक सी एक पतली सी प्लास्टिक की लेयर होती है जो साथ साथ हीट की वजह से फिजिकली डिकम्पोज हो जाती है थोड़े ही टाइम में, ठीक है। तो पेपर कप जो है वो हमारे लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए ये जो बड़ी समस्या थी इसका समाधान थे, ठीक है। और पेपर कप का यूज जो है वो आजकल ट्रेन्स में या आप लोग देखते हैं हर जगह जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, और साथ ही साथ इस चैप्टर की वीडियो का लास्ट टॉपिक, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मेरे जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको मिल जाएंगे। अगर किसी भी तरह का कोई समस्या हो, कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर मैं अपनी जो अगली वीडियो है वो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा इस चैप्टर में से जो पूछे जाते हैं, साथ ही साथ उनके बड़ी ही इजी लैंग्वेज में आंसर्स भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इन टॉपिक्स को पढ़िए, समझिए। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो मैं हूं, कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।